नमस्कार, होम टीवी भारत में आपके स्वागत। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शिवेंद्र अधिकारी के पीए की हत्या के मामले में गिरफ्तार दूसरे आरोपी राजकुमार उर्फ राज सिंह को लेकर अब उसके पिता त्रिभु नारायण सिंह का बयान सामने आया है। त्रिभु नारायण सिंह ने बताया कि उन्हें सीबीआई अधिकारियों का फ़ोन आया था जिसमें उनके बेटे की गिरफ्तारी की जानकारी दी गई। उन्होंने कहा कि गिरफ्तारी से एक दिन पहले सीबीआई की टीम उनके घर पहुंची थी, पूछताछ की थी और कुछ तस्वीरें भी ली थी। आरोपी के पिता ने कहा है कि हत्या वाले दिन राज सिंह कहाँ था इसकी उन्हें कोई जानकारी नहीं है क्योंकि वहां परिवार से बहुत कम बातचीत करता था। उन्होंने यह भी कहा है कि राज सिंह हमेशा उनसे दूरी बनाकर रखता था और अपनी मां से ज़्यादा करीब था। त्रिभु नारायण सिंह ने सीबीआई जांच पर पूरा भरोसा जताते हुए कहा है कि जांच एजेंसियां अपना काम कर रही है और जांच के बाद दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और उन्होंने योगी सरकार की पुलिस पर भी भरोसा जताया और उम्मीद व्यक्त की है कि न्याय जरूर होगा। और साथ ही उन्होंने दावा किया है कि राज सिंह का पश्चिम बंगाल से कोई संबंध नहीं रहा और उसकी कभी पश्चिम बंगाल भी गया नहीं। और त्रिभुवन नारायण सिंह कहाँ के रहने वाले हैं? राज कुमार सिंह के क्या लगते हैं जो एसटीएफ और पुलिस गिरफ्तार की है? हम रत्तोपुर असला बलिया के रहने वाले हैं। राजकुमार सिंह मेरा बेटा है। क्या हुआ है चाचा? अब हमको परसों कल सुबह में 7:15 पौने 7 के करीब में फ़ोन आया था सीआईडी ऑफिस मुजफ्फरपुर से। उन्होंने बताया कि आप त्रिभुवन नारायण सिंह से हमारी बात हो रही है। हम यहाँ से बोल रहा हूँ, राजकुमार सिंह आपका लड़का है? हाँ हमारा लड़का है। तो हम लोग इसको अपने कस्टडी में लिए हैं शुभेंदु अधिकारी के पीए के केस के सिलसिले में। यही सूचना हमको मिली। उसके अगले दिन दोपहर में 2 गाड़ी आई थी, लखनऊ नंबर, सिविल ड्रेस में लोग आए थे। वो लोग भी पूछ रहे थे। जो राज है शिक्षा दीक्षा कहाँ हुई थी, क्या करते थे, क्या रहन सहन था उनका? थोड़ा सा पिताजी हैं, प्रकाश डालिए। क्या रहन सहन तो उसका ठीक ही था। शिक्षा बीए फर्स्ट ईयर तक पढ़ाई किया हुआ है और बाहर में 1-2 जगह उसको मतलब नौकरी भी किया है। वो मुंबई में उसको हम काम लगवाए थे ये प्लेटफार्म पे, ओएनजीसी प्लेटफार्म पे। वहाँ पे काम करने के लिए पीसीसी चाहिए होता है। वो पीसीसी उसका बनवाने के चक्कर में था। उसी के क्रम में जो है कि ये सब घटना सुनने में है। अच्छा, बंगाल से किसी प्रकार का कोई नाता, रिश्तेदारी, चाहे बंगाल आपका परिवार का आना जाना, चाहे राज का आना जाना कुछ? देखिए, बंगाल में कोई हमारी रिश्तेदारी तो ऐसे ही कोई है नहीं है, ना कोई उस तरह का जान पहचान वाला है। तो हम इसके बारे में तो नहीं कुछ कह सकते हैं कि वहाँ कोई मतलब हमारा लिंक है किसी भी प्रकार का। तो राज को पहले कहीं जैसे हाई प्रोफाइल मामला हुआ, शुभेंद्र अधिकारी के पीए की हत्या हुई, तो उसी मामले में गिरफ्तार हुआ। तो क्या किससे उसकी ज़्यादा मेल मिलाप थे? किसी बड़े आदमी से रहना होना, कुछ आपको जानकारी वगैरह? ना, ऐसा हमको हमारे जानकारी में तो कुछ नहीं है। अब घर से जाता था बाहर, वो कहाँ मन किससे मिल रहा है, क्या कर रहा है, अब हमको उतना तो वो नहीं, क्योंकि हम घर रहते नहीं थे, हम अपना ड्यूटी में रहते थे। जब वो कभी आते थे तो फिर वो थोड़ा हमसे बची के रहता था कि पापा है, अगर जो तो आज है पापा तो कुछ बोलेंगे या चाहे कुछ उस तरह का मतलब हट के रहता था। इससे पहले किसी और कोई किसी घटना किसी उसमें वांछित रहा हो, शामिल रहा हो? 6 तारीख के जिस दिन घटना हुई थी, ये हत्या हुई थी चंद्रभान रथ की, उस दिन वो कहाँ थे? उस दिन के बारे में हमको जानकारी नहीं, उस दिन कहाँ था। परिवार के लोगों को जानकारी? अब ये
बता नहीं सकते हम, क्योंकि 6 तारीख को हम खुद ही मतलब एक जगह शादी में गए हुए थे और कुछ उस तरह का वो था नहीं, तो इस समय मतलब दिमाग में उसका वो भी नहीं था उस बारे में। आपसे उसके संबंध कैसे रहते थे? ठीक ही है, सामान तो उसका रोकते थे ठीक। कभी? कहाँ जाता है, कहाँ आता है? हाँ मतलब हम तो उसके भाई अच्छे के लिए हमेशा बोलते रहते थे। अब बीच में वो पीसीसी वाला उसका समस्या फंस रहा था एक गांव के बगल में ही, मतलब पीने ही गांव में एक विवाद था, उसमें भी उसका भी और लोगों के साथ उसका भी नाम था। अब उसके चलते पीसीसी उसका बन नहीं रहा था, तो हम उसको बताए थे, तो वो अपना पीसीसी ऑनलाइन किया था। रसड़ा भी थाने गया और बलिया भी गया था, लेकिन बलिया से रिजेक्ट हो गया। तो हमसे बताया कि पापा फ़ोन किया था कि पापा पीसीसी तो रिजेक्ट हो गया। अब क्या अगला स्टेप आपका रहेगा? मान लीजिए अरेस्ट हो ही गए हैं, सीबीआई एसटीएफ ने क्या अरेस्ट कर ही लगता लिया, है? अब कैसे, आप कहाँ जाएंगे, क्या चाहेंगे? क्या चाहेंगे? क्या आपकी मांग है? क्या लगता है? अब हम मांग क्या करें साहब, जब सीबीआई ले गई है तो जो सच्चाई होगा, क्या उसकी भूमिका है, क्या है कि नहीं है, क्या है, वो तो सब सामने आएगा। उसके दोस्त मित्र वगैरह कुछ प्रकाश डालेंगे, कौन रहे थे आते जाते घर पे, क्या? घर पे तो कोई आने जाने वाला उस तरह का कोई नहीं है। अब बाहर में अब उसका, अब जो लोग हों वो हमको जानकारी नहीं है। बलिया फिर चर्चाओं में आया है। मैं अभी बलिया रसड़ा कोतवाली अंतर्गत रत्तोपुर गांव पर हूं। मैं बताना चाहूंगा कि कल से लेकर रत्तोपुर गांव के राजकुमार सिंह राज, जिनकी सीबीआई ने गिरफ्तार किया है और काफी चर्चा में है। मैं बताना चाहूंगा कि शुभेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ रथ के हत्या के मामले में ये रत्तोपुर निवासी राजकुमार सिंह राज, जिनको मुजफ्फरपुर टोल प्लाजा के पास से सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया है। मैं रत्तपुर आया हूं और राजकुमार राज के पिताजी हैं, तो एक बार आपका परिचय जानना चाहूंगा। त्रिभुवन नारायण सिंह। तो कब पता चला इस बारे में, राज की गिरफ्तारी के हमको बारे कल 6:45 सुबह के करीब में फ़ोन आया सीबीआई मुजफ्फरपुर के ऑफिस से। उन्होंने पूछा हमारे बारे में, फिर पूछा राजकुमार सिंह। मैं बताया मेरा लड़का है, उनसे बात भी थोड़ा सा मैं उसका आवाज़ सुना। फिर वो लोग बताए कि ये पश्चिम बंगाल के शुभेंदु अधिकारी के पीए के हत्या के मामले में हम लोग इसको मतलब वो किए हैं, आपको सूचना दी जा रही है। कोई केस संख्या भी बता रहे थे 2026, लेकिन मैं उसको सुन नहीं पाया कि वो क्या बताए। में। जिस दिन घटना हुआ था 6 तारीख को, जी, उस दिन ये कहाँ थे, राज कहाँ थे? 6 तारीख को राज कहाँ था ये तो हमको जानकारी नहीं है, क्योंकि 6 तारीख को मैं ही घर पे नहीं था, मैं खुद एक निमंत्रण में गया हुआ उस था। दिन राज कहाँ थे इसकी जानकारी नहीं, तो मतलब घर नहीं थे। ना राज घर थे कि नहीं उस दिन? अब ये हमको मैंने पूरी पता नहीं, घर पूरी नहीं था वो। ये मतलब कि संडे के दिन, रविवार के दिन जी। आपके यहाँ कुछ सीबीआई की टीम भी आई थी या कौन आया था? हाँ, 2 लखनऊ 32 नंबर की 2 गाड़ियाँ आई थी यहाँ पे, सादे वर्दी में लोग थे, पूछ रहे थे उसके बारे में। तो हम आए तो बोले मोबाइल दीजिए, मोबाइल लिए, मोबाइल-वोबाइल हमारा भी देखे, शायद परिवार का भी लेकर मोबाइल-वोबाइल देखें। और उसके बाद वही पूछ रहे थे उसके बारे में, कहाँ है उसको बुलाइए। हमको भाई वो कहीं बाहर गया है, हमको तो जानकारी था नहीं, माँ को बोल के कहीं गया हुआ था। तब तक ये हमको सूचना मिली कि तो, ऐसा-ऐसा हो गया। तो क्या आपकी कुछ मांग है कि राज के साथ क्या हो, इस तरह से कोई मांग है? माँग क्या है, जो भी होगा निष्पक्ष हमको जाँच होगी, और जो भी अगर जो दोषी है, अगर जो उसमें जो भी संलिप्तता होगी, क्या है, कैसे है, तो सीबीआई अपना जाँच करके उसका सही से खुलासा कर देगी क्या है इनकी। तो मैं बताना चाहूँगा कि ये राज का पैतृक आवास है। पिताजी हैं, पिताजी इलेक्ट्रिशियन के काम करते हैं। राम मंदिर का जब निर्माण हो रहा था तो उसमें बतौर इलेक्ट्रिशियन थे और 1 साल से घर रह रहे हैं और ये इनका बैठका भी है। और सामने कितने दिनों से घर रह रहे हैं? अभी तो मार्च में मैं आया हूँ घर। तो ये घर मार्च में घर आ गए हैं और ये राज का घर है, पुराना घर है और सामने बैठका भी इनका देख सकेंगे। और राज
दो भाई हैं, उनका एक छोटा भाई है जिसमें पिताजी कह रहे हैं कि राज थोड़ा हमसे कट कट के रहा करते थे, ऐसा था कि ज़्यादा आपसे बातचीत न होना। हाँ, वो थोड़ा मुझसे बचता था कि मतलब पापा बोलेंगे मतलब इसी के लिए काम धाम के लिए चाहे कुछ के लिए क्या कर रहे हो, तो थोड़ा वो हट के रहता था। जी, जी। तो जैसा कि अभी राज की गिरफ्तारी के बाद उनके परिवारजन से हम मिले और उनके पिताजी भी सीबीआई पर पूरा भरोसा जताया और कहा कि दूध का दूध पानी का पानी हो। खेल जगत से एक बड़ी और प्रेरणादायक खबर गुजरात के अहमदाबाद से सामने आई है। भारत रत्न पुरस्कार विजेता और क्रिकेटर के महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर ने अहमदाबाद में SRT 10th ऑल्टेवल सेंटर ऑफ द एक्सलेंस स्पोर्ट्स एकेडमी का दौरा किया है और खेल केंद्र का उद्घाटन किया। इस मौके पर सचिन तेंदुलकर ने कहा है कि इस पहल का उद्देश्य भारत को सिर्फ खेल प्रेमी राष्ट्र नहीं बल्कि खेलने वाला राष्ट्र बनाना है। उन्होंने कहा है कि बच्चों को बेहतर प्रशिक्षण और विश्व स्तरीय सुविधाएं देना बेहद जरूरी है ताकि वे अपने खेल कौशल को नई ऊंचाइयों तक ले जा सके। सचिन तेंदुलकर ने यह भी कहा है कि अब युवाओं के लिए बड़ी मेहनत करने और खुद को आगे बढ़ाने का समय है। उन्होंने खेल संस्कृति को मजबूत बनाने पर जोर देते हुए कहा है कि ऐसी एकेडमियों देश के भविष्य के खिलाड़ियों को तैयार करने में अहम भूमिका निभाएगी। SRT 10 और अल्टावॉल एक पार्टनरशिप कर रहे हैं। स्पोर्ट्स सेंटर हमने इनॉग्रेट किया है आज, जहाँ पे बहुत अलग अलग स्पोर्ट्स है और फैसिलिटीज़ आर मैग्निफिसेंट। क्योंकि मुझे याद है कुछ सालों पहले हमने मुंबई में एक सेंटर खोला था जो DY पाटिल स्टेडियम में है। उसका रिस्पांस बहुत अच्छा रहा है और द आइडिया इज़ टू ट्रांसफॉर्म इंडिया फ्रॉम अ स्पोर्ट्स लविंग नेशन टू स्पोर्ट्स प्लेइंग नेशन। तो ये एक इनिशिएटिव है जहाँ पे मैं समझता हूँ कि विद अल्टावॉल वीड बी एबल टू ब्रिंग गुड फैसिलिटीज़ बच्चों को ट्रेनिंग करने के लिए। मैंने देखा कि यहाँ पे लड़के और लड़कियाँ भी है विच इज़ एक्सट्रीमली एनकरेजिंग, क्योंकि दोनों को एनकरेज करना चाहिए, इक्वली सपोर्ट करना चाहिए। जो फैसिलिटीज़ यहाँ पे है वो बहुत अच्छी है। मैंने बच्चों को यही कहा कि ऐसी फैसिलिटीज़ हर जगह अवेलेबल है नहीं, तो उसका जितना फ़ायदा ले सकते हो और जितनी मेहनत कर सकते हो करो, क्योंकि दिस इज़ द टाइम टू वर्क हार्ड एंड पुश योरसेल्फ। क्योंकि इतने सारी अपॉर्चुनिटीज़ है बच्चों को बढ़ के स्पोर्ट्स में, अलग अलग स्पोर्ट्स में इंडिया जिस तरह से प्रोग्रेस कर रहा है, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि एक जो ग्रास रूट लेवल पे हम एक सॉलिड फाउंडेशन बनाएंगे थ्रू दिस अकेडमी इज़ गोना हेल्प अ नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स टू रीच देयर गोल। बहुत सारे एस्पिरेंट्स हैं यहाँ पे, इतने स्टूडेंट्स हैं जिनसे मैंने बात की, बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे इंडिया को खेलना चाह रहे हैं। तो उनको उनके एनर्जी को चैनलाइज करना, उनके लाइफ को डायरेक्शन देना, इट इज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कोचिंग स्टाफ हियर एंड अल्टावॉल। और मैंने यहाँ पे पेरेंट्स को भी बताया है कि बच्चों को प्रेशराइज मत करना, बच्चों को फ्रीडम देना और एनकरेजमेंट देना कि उतार चढ़ाव तो ये होता है गेम में, फेलियर्स कभी ना कभी तो आते रहेंगे, सक्सेस भी आएगा। डोंट गेट कैरिड अवे विद सक्सेस। और बच्चे फेल होते हैं तो उन्हें सोल्यूशन दिखाओ, उनको क्वेश्चन मत करो हर बार कि क्यों फेल हो रहे हो, उनको एनकरेजमेंट की ज़रूरत है। So we are going to move together in the direction that we all aspire to, in the right direction to support our children, and hopefully results हमें follow करेंगे। So thank you very much once again for being here, and we are all excited to move forward in a direction that India wants to be. Thank you so much. कोलकाता के पार्क सर्कस इलाके में हुए टकराव को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। दिल्ली में बसपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने इस मुद्दे पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि बंगाल और उत्तर प्रदेश में केवल कानून का राज चलेगा और सड़कों का इस्तेमाल किसी भी धार्मिक आयोजन के लिए नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा है कि अगर कोई सड़कों पर नमाज पढ़ने की बात करेगा तो दूसरा पक्ष भी सड़कों पर पूजा करने की मांग करेगा, जिससे आम लोगों के लिए सड़कें बाधित हो जाएगी
और शहजाद पूनावाला ने यह भी कहा है कि कई मुस्लिम देशों में भी बिना अनुमति के सड़कों पर नमाज पढ़ने पर भी भारी जुर्माना लगाया जाता है। बसपा प्रवक्ता के इस बयान के बाद राजनीतिक हलकों में बहस और तेज हो गई है और अब इस मुद्दे पर विपक्ष की प्रतिक्रिया का भी इंतजार किया जा रहा है। देखिए, चाहे बंगाल हो चाहे उत्तर प्रदेश हो, एक बात स्पष्ट है कि सड़कों पर कानून का राज चलेगा। किसी भी तरीके का अतिक्रमण, ब्लॉकिंग या जो सड़कों का इस्तेमाल किसी भी धार्मिक आयोजन के लिए नहीं किया जा सकता, क्योंकि अगर कोई बोलेगा कि मैं नमाज पढ़ूंगा तो कल हो सकता है कि सामने वाला बोलेगा कि मैं भी अपनी पूजा अर्चना सड़कों पर करूंगा। तो इस प्रकार से तो फिर सड़कों पे गाड़ियों के लिए, वाहनों के लिए और आवाजाही के लिए कोई जगह नहीं बचेगी। और ये मनमाने तरीके से बिना परमिशन लेकर मुझे जहां पसंद आए मैं वहां पर नमाज पढ़ना शुरू कर दूं, इस प्रकार से कहीं पर भी नहीं चलता। मुस्लिम देशों में भी, चाहे यूएई हो, सऊदी हो, वहां पर सड़क पर बिना परमिशन नमाज पढ़ने पर तो 1000 2000 दिरहम के फाइन लगते हैं। केवल यहां पर वोट बैंक का संरक्षण मिलता है कुछ लोगों को कि किस प्रकार से कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी ऐसे कृत्यों का समर्थन करती है, और वही कांग्रेस पार्टी दूसरे मजहब को या दूसरे समुदाय को कोई परमिशन नहीं देती कि वो अपने जो धार्मिक जुलूस है उसको भी निकाले एक दिन। तो मुझे लगता है कि इस प्रकार से सड़कों को जाम करना और कानून के राज को हाथ में लेना ये नहीं चल सकता, और जहां पर भी ऐसा होगा उस पर कार्रवाई होगी। पूरे उड़ीसा से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने क्षेत्र कृषि सम्मेलन में हिस्सा लिया। इस दौरान शिवराज सिंह चौहान ने भगवान जगन्नाथ से देश और दुनिया की खुशहाली की प्रार्थना की। उन्होंने कहा है कि उन्होंने सभी लोगों की सुखी, स्वस्थ और सुरक्षित रहने के साथ साथ दुनिया भर में चल रहे संघर्षों के समाप्त होने की कामना की है। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि इस क्षेत्र कृषि कॉन्फ्रेंस में उड़ीसा, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल सहित 5 राज्यों के प्रतिनिधि शामिल रहे हैं। और उन्होंने कहा है कि सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य देश के 140 करोड़ आबादी के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना, किसानों की आय बढ़ाना और केंद्र एवं राज्य सरकारें योजनाओं के प्रभावी तरीके से लागू करना। और शिवराज सिंह चौहान ने यह भी बताया कि सम्मेलन में दालों और तिलहनों के उत्पादन को बढ़ाने के साथ एकत्रित खेती के माध्यम से छोटे किसानों की आय बढ़ाने जैसे महत्वपूर्ण विषय पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। भाग भवेद, सब सुखी हो, सब निरोग हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, यही प्रार्थना जगन्नाथ महाप्रभु के चरणों में की है। वैश्विक संकट जो आज पूरी दुनिया के सामने खड़ा है वो भी समाप्त हो। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न, समृद्ध, शक्तिशाली, आत्मनिर्भर और विकसित भारत का निर्माण हो रहा है। महाप्रभु के चरणों में यही प्रार्थना की है कि हम प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इस उद्देश्य में भारत की जनता के साथ मिलकर सफल हो और भौतिकता की अग्नि में दग्ध विश्व मानवता को यही संस्कृति है, भारत की संस्कृति, सनातन संस्कृति, जो शाश्वत शांति के पथ का दिग्दर्शन कराएगी। उनके चरणों में यही भी प्रार्थना है कि विश्व में शांति हो और भारत की जनता सुखी हो। आज हमारी रीजनल कॉन्फ्रेंस है एग्रीकल्चर की, कृषि की, और 5 राज्य उड़ीसा, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल के 5 कृषि मंत्रीगण, कृषि से संबंधित पूरे वरिष्ठ अधिकारीगण भुवनेश्वर में बैठेंगे। हमारा लक्ष्य है भारत के 140 करोड़ जनता के लिए कभी खाद्यान्न की कमी ना हो, अन्न के भंडार हम भरपूर करें और अन्न उत्पादित करने वाला किसान अन्नदाता नहीं, जीवन दाता है, उसको सुखी कर पाएं, उसकी आय बढ़ा पाएं, आजीविका और कैसे बेहतर चले इसका प्रयत्न कर पाएं, और खाद्य सुरक्षा के साथ साथ पोषण युक्त आहार जनता को मिले, उस पे हम सफल हो पाएं। इसके लिए कई योजनाएं केंद्र सरकार की है,
राज्य सरकार की है, उन योजनाओं को कैसे हम ढंग से नीचे क्रियान्वित करें, उस पर आज हम विचार करेंगे। चावल और गेहूं के भंडार भरे हैं, लेकिन दलहन तिलहन और कैसे ढंग से पैदा कर पाए, और छोटी जोत का जो किसान है, लैंड होल्डिंग जिनकी कम है, उनकी खेती को इंटीग्रेटेड फार्मिंग के माध्यम से कैसे और लाभकारी बनाए, इन सब मुद्दों पर विचार करेंगे। पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर राजनीतिक बयानबाजी जारी है। कोलकाता में पश्चिम बंगाल सरकार के मंत्री दिलीप घोष ने ईंधन संकट और बढ़ती कीमतों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि दुनिया भर में पेट्रोल और डीजल का संकट बना हुआ है और अंतर्राष्ट्रीय संघर्षों की वजह से दाम बढ़े हैं। और उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जहां तक संभव हो आम लोगों पर इसका असर पड़ने नहीं दिया। दिलीप घोष के मुताबिक सरकारी तेल कंपनियों को लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान उठाना पड़ रहा है, और लेकिन फिर भी कीमतों में न्यूनतम बढ़ोतरी की गई है। उन्होंने यहाँ भी कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों से खर्च कम करने और संसाधनों का संतुलित उपयोग करने की अपील की है। ईंधन की कीमतों को लेकर विपक्ष लगातार केंद्र सरकार को घेर रहा है, वही सरकार वैश्विक परिस्थितियों को इसकी बड़ी वजह बता रही है। दाम में बढ़ोतरी आई 96 और 94 रुपीस पैसे। दुनिया में क्राइसिस है पेट्रोल डीजल का। कई साल से लड़ाई के कारण दाम बढ़ा हुआ है। माननीय प्रधानमंत्री ने जहां तक संभव लोगों का ऊपर उसका असर होने नहीं दिया है, लेकिन हमारी ऑयल कंपनियों की हालत खराब है। काफ़ी लाखों करोड़ रुपया उनका नुकसान हो गया है। इसलिए जितना मिनिमम बढ़ाना चाहिए उतना ही बढ़ाया है। इसके पहले प्रधानमंत्री ने सबको सचेत किया कि खर्चा कम करिए, बिना ज़रूरत के गाड़ी लेके मत घूमिए, ज़्यादा गाड़ी मत घूमिए। हमारे नेता मंत्रियों ने भी कन्वॉय कम कर दिया है। तो सबको थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा देश के हित में, नहीं तो दुनिया में जो संकट चल रहा है हम भी उसमें फंस सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। ताज़ा खबरों के लिए जुड़े रहिए हम मिलते हैं भारत के साथ।